So we was doing thermodynamics, okay? और थर्मोडायनेमिक्स में हमने सबसे पहले क्या किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पिछला जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा अंडर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, ओके? उसकी एप्लीकेशन बेसिस पे था सारा, ओके? अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उससे आगे हमारा शुरू हो जाएगा सेकेंड लॉ, ओके? और लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक लॉ की, वो क्या है? It do not provide any information about spontaneity or feasibility of process. इसने रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए, ओके? खुद ब खुद होंगे कि नहीं होंगे इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें सिर्फ ये कहता है कि अगर कहीं से एनर्जी जाएगी तो किसी दूसरी जगह वो एनर्जी किसी और फॉर्म में या उसी फॉर्म में आएगी। यही बोला ना उसने, ठीक है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, ओके? तो उसमें कहीं भी स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात नहीं करी गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, कमिंग ऑफ वाटर डाउन हिल, कि वाटर पहाड़ी से नीचे खुद ब खुद आ जाता है? हाँ जी, आ जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन, वो एक प्रोसेस है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो खुद ब खुद हो जाते हैं प्रोसेस उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके? या हो सकता है उनको थोड़ा सा इनिशिएट करने की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल इज आल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि फ्यूल को जलाने के लिए भी आपको बस एक बार आपको माचिस की तिजली जला के उसके साथ लगानी है, उसके बाद वो खुद ब खुद ही जलता रहेगा, बिकॉज दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके? और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। स्पॉन्टेनिटी बोल लो, फिजिबिलिटी बोल लो, एक ही बात है, ओके? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं? वो प्रोसेस जो अपने आप हो ही नहीं सकती। जब तक आप एनर्जी देते रहोगे तब तक वो प्रोसेस होते रहेंगे। जब आपने एनर्जी देनी करी बंद, वो प्रोसेस होना हो जाएगा बंद। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जैसे जमीन से पानी को उठा के छत पे भेजना, छत की टंकी में भरना। जब तक मोटर ऑन रखोगे तब तक वो पानी टंकी में भरता रहेगा, ओके? जैसे ही आपने मोटर ऑफ करी वैसे क्या होता है? टंकी में पानी भरना बंद, ओके? क्यों? क्योंकि पिकिंग अप वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप फ्लोर, दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब तक आप एनर्जी देते रहोगे तब तक ये खुद होता रहेगा। जैसे एनर्जी देनी बंद वैसे ही ये रिएक्शन होना भी, ये प्रोसेस होना भी बंद, ओके? दैट इज कॉल्ड एज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके? टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन एंड प्रोसेस, इसमें रिएक्शंस ही नहीं प्रोसेस की बात भी साथ में होगी, एंड प्रोसेस। टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन और प्रोसेस we have to study two or more terms, namely entropy and gibbs free energy। हमें स्पॉन्टेनिटी समझने से पहले कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है या कब नहीं होता है, उसको समझने से पहले दो टर्म्स और पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले एक पढ़नी पड़ेगी एंट्रोपी और दूसरा पढ़ना पड़ेगा गिब्स फ्री एनर्जी। उसके बाद हम स्पॉन्टेनिटी की तरफ बढ़ेंगे, ओके? सबसे पहले एंट्रोपी। अब एंट्रोपी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज हमारा यही काम चलना है। व्हाट इज एंट्रोपी? measure of randomness और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कितनी ज्यादा रैंडमनेस है उसको कौन मेजर करता है? एंट्रोपी। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर की सॉलिड स्टेट आइस है, उसकी लिक्विड स्टेट वाटर लिक्विड फॉर्म में, ओके? और गैस स्टेट को बोलते हैं वेपर, वाटर वेपर, ओके? तो वाटर जब वेपर फॉर्म में होता है तब उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, क्योंकि तब उसमें डिसऑर्डर मैक्सिमम होता है। डिसऑर्डर का मतलब तो समझ गए ना, डिसऑर्डर, जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, दैट इज कॉल्ड एज द डिसऑर्डर, ओके? क्लियर? तो गैस के केस में डिसऑर्डर मैक्सिमम होता है, ओके? और उसी सब्सटेंस की सॉलिड फॉर्म में ऑर्डर मैक्सिमम होता है। देखो ऑर्डर है ना,
एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पार्टिकल रख रखे हैं। ओके, तो ये जो एंट्रोपी है वो डिसऑर्डर को ही या रैंडमनेस को ही मेजर करती है। हायर द रैंडमनेस, हायर इज द एंट्रोपी। एंड ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस आपको पता है गैस, लिक्विड, सॉलिड इस फॉर्म में होता है। क्लियर? बट फॉर्चुनेटली जैसे हम एंथैल्पी की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू सिस्टम की नहीं मेजर कर सकते, वैसे ही हम किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। बट फॉर्चुनेटली हमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को अप्लाई करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए भी नहीं होती। किसी प्रोसेस के दौरान क्या एंट्रोपी चेंज आया है उसकी वैल्यू ही चाहिए होती है। एंड दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी चेंज? डेल्टा एस, दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। कि प्रोडक्ट की कितनी एंथैल्पीज है, टोटल एंथैल्पी, उसका सम कर दो आप, टोटल निकल आएगी जितने भी प्रोडक्ट बने हैं। यहाँ पे रिएक्शन की बात हो रही है। जैसे मान लो सी और डी की एंथैल्पी क्या है, वो उनकी समेशन कर दो माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ए और बी की एंथैल्पी क्या है, इनका समेशन कर दो, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी टोटल एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी माइनस कर दो, दैट विल बी चेंज इन, तो और सॉरी एंथैल्पी नहीं एंट्रोपी, मैं एंथैल्पी एंथैल्पी बोल गया, एंट्रोपी। प्रोडक्ट की एंट्रोपी में से रिएक्टेंट की टोटल एंट्रोपी माइनस कर दो, यू विल गेट चेंज इन एंट्रोपी। ओके, एक तो ये तरीका है अगर आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंट्रोपी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो। ओके, बट अगर आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एंट्रोपी के बजाय आपके पास इतना आपको पता है कि कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है रिवर्सिबली, जितनी भी हीट रिवर्सिबली एब्जॉर्ब होती है किसी सिस्टम में, वो सारी की सारी हीट कहाँ जाती है, एंट्रोपी को चेंज करने में। द अमाउंट ऑफ हीट adsorbed reversibly divided by the temperature at which that heat is absorbed is called as the entropy। ठीक है, रिवर्सिबली का मतलब आप समझ ही सकते हो, द हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड वेरी वेरी स्लोली, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं, जिनको बहुत स्लोली करवाया जाए। अगर आप एकदम से हीट दे रहे हो तो होगा क्या, उस हीट का कुछ पार्ट होगा जो एंट्रोपी को चेंज करने में जाएगा, और वो पार्ट जितना भी होगा उसको क्या बोलेंगे कि वो पार्ट कितना है हीट का जो रिवर्सिबली एब्जॉर्ब होता, वो सारा का सारा पार्ट एंट्रोपी को चेंज करने में जाता है। हीट एब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज। ओके, और एंट्रोपी के यूनिट क्या होते हैं, हीट के यूनिट जाउल, टेम्परेचर के केल्विन, होने क्या चाहिए जाउल पर केल्विन। ओके, बट यहाँ पे मैंने साथ में पर मोल क्यों ऐड कर रखा है, क्योंकि आपको अमाउंट को स्पेसिफाई भी करना पड़ता है। ओके, कि हम, क्योंकि जो एंट्रोपी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर ज्यादा अमाउंट में लोगे मटेरियल तो क्या होगा, एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो उस चीज से बचने के लिए हमने एंट्रोपी को एक्सटेंसिव से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हालांकि यूनिट में नहीं, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में मैंने इंक्लूड नहीं किया, ना आपने करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू रिवर्सिबली में ऑटोमेटिकली हमने इंक्लूड कर दिया होता है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तब बताऊंगा आपको, क्यू रिवर्सिबली में ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर दिया होता है हीट एब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली फॉर पर मोल। यहाँ पे फिर क्यू के यूनिट क्या बन गए, जाउल पर मोल, और टेम्परेचर के केल्विन, तो क्या बन जाएंगे यूनिट, जाउल पर मोल पर केल्विन। ओके, क्लियर। और हमें पर मोल क्यों करना पड़ा, क्योंकि एंट्रोपी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंस लोगे तो एंट्रोपी की वैल्यू कुछ और आएगी, कम में लोगे तो कुछ और आएगी। बट हमें पर मोल के लिए जब भी एंट्रोपी चेंज को डिफाइन करना होता है उसी को हम फिर डिफाइन करते हैं, क्लियर, जिसके यूनिट क्या लिखेंगे, जाउल पर केल्विन पर मोल, एज वी डिफाइन एंट्रोपी फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, और 2 पॉइंट और पढ़ने वाले हैं, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होती है। आपका सिस्टम इनिशियल के स्टेट में है और बाद में फाइनली के स्टेट पे पहुंच रहा है, बस इस पे डिपेंड करती है एंट्रोपी। पाथ बीच में जो मर्जी फॉलो होता रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरा जो कि मैंने आपको पहले बोल दिया कि एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट इज एंट्रोपी चेंज। अब एंट्रोपी चेंज को डिफाइन करने वाले हैं हीट की टर्म में। ठीक है, यहाँ पे लिख लो डेफिनेशन
of delta S in term of heat. Okay, entropy change during a process is defined as the amount of heat absorbed isothermally and reversibly. Isothermally क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे टेम्परेचर से डिवाइड करा है, तो टेम्परेचर थोड़ी ना चेंज करना है, तो यहाँ पे टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. So amount of heat absorbed isothermally and reversibly divided by the absolute temperature at which that heat is absorbed. Okay, this quantity will give you the enthalpy change value, delta S value. Now next, factors affecting entropy. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंट्रोपी को इफेक्ट करते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट. ये तो हमने पहले देख लिया कि जो गैसेस स्टेट है, अगर वाटर है, मान लो आपने वाटर लिया, 1 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं, अगर 1 ग्राम वाटर को आइस की फॉर्म में लोगे तो उसमें ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा. ओके, या ऐसा बोल लो डिसऑर्डर सबसे कम होगा, तो इसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी. अगर उसी 1 ग्राम वाटर को आप वेपर की फॉर्म में लोगे तो ऑर्डर मैक्सिमम आएगा. सॉरी, ऑर्डर नहीं, डिसऑर्डर मैक्सिमम आएगा. इट मींस उस टाइम एंट्रोपी मैक्सिमम होगी. क्लियर? तो फिजिकल स्टेट का इफेक्ट आपको पता लग गया. सेकंड, वॉल्यूम चेंज. वॉल्यूम चेंज को ऐसे समझो, मान लो 1 ग्राम ऑक्सीजन आपने इस कंटेनर में लिया और इस कंटेनर का वॉल्यूम है 2 लीटर. अब जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनको घूमने फिरने के लिए इतना एरिया ही मिलेगा, इससे ज्यादा एरिया नहीं मिलने वाला, इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं मिलने वाला. अगर इसी गैस को अब ट्रांसफर कर दें 4 लीटर कंटेनर में, सेम अमाउंट ऑफ गैस को, अब जो मॉलिक्यूल है उनको घूमने फिरने के लिए ज्यादा एरिया मिल रहा है, उनको ज्यादा फ्रीडम मिल गया. रैंडमनेस का मतलब होता है फ्रीडम, कि कुछ भी कर लो, ऐश करो. जैसे क्लास में टीचर है तो आपका डिसऑर्डर कम होता है ना, आप बिल्कुल प्रॉपर बैठे होते हो, कोई पंगे नहीं ले रहा है एक दूसरे से. जैसे ही टीचर बाहर गया तो क्या होता है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है क्लास में, है ना, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती हैं क्लास में. बस वही हिसाब है. ओके, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, अब इन पार्टिकल्स को ज्यादा स्पेस मिल रही है अपनी रैंडमनेस दिखाने के लिए. रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी. इट मींस इन केस ऑफ गैसेस द एंट्रोपी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम. ये सिर्फ गैस के लिए होता है, लिक्विड के लिए होता है, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स ही होता है, गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है. बस इतना ध्यान रखना है. ये इन केस ऑफ गैसेस द एंट्रोपी increase with increase in volume of the same amount of gas. Thus, if a gas is transferred from a smaller vessel to the bigger vessel at the same temperature, the entropy of gas increase. ओके, मतलब वॉल्यूम चेंज करें और कोई फैक्टर अगर चेंज ना करें तो होगा क्या, द एंट्रोपी ऑफ गैस विल इंक्रीज. नेक्स्ट, टेम्परेचर. अब टेम्परेचर का भी आपको मालूम वैसे पता लग ही गया होगा बिना पढ़े, कि मान लो अगर आप किसी गैस को हीट करोगे तो होगा क्या, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे, ज्यादा फास्ट फास्ट मूव करेंगे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे ये चीजें होंगी रैंडमनेस बढ़ रही है. ओके, वैसे भी टेम्परेचर का इफेक्ट आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब हम आइस को गर्म करते हैं तभी तो वो लिक्विड स्टेट में जाती है, और जब लिक्विड स्टेट में जाती है तब उसके बाद वो गैस स्टेट में जाती है. तो ये सारा होता कि वो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से होता है. तो इट मींस टेम्परेचर चेंज करने से एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर एंट्रोपी विल इंक्रीज. ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपको पता लग ही गया कि स्टेट ही चेंज हो जाती है. ओके, अब बात करते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल. ओके, जैसे इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, greater the number of product or the type of particles, greater is the randomness and hence greater is the entropy. जैसे 2 पार्टिकल से अगर टूट के 3 पार्टिकल बन जाए, 3 ही बन रहे हैं ना, 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 2 सल्फर डाइऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो 2 से बन गए 3, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वो रैंडमनेस भी ज्यादा दिखाएंगे. ओके, इट मींस अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें पार्टिकल जो हैं दे आर बिकमिंग मोर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. शुरू में आपने मान लो 100 पार्टिकल लिए, बट आफ्टर जब रिएक्शन हो जाएगी तो 100 के 120 हो जाएंगे. तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लीड टू दी मोर रैंडमनेस.
ओके, तो जैसे ये वाला, अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो उसके केस में क्या होगा, उल्टा। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जुड़ के कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अब क्या होगा, अब एंट्रोपी कम हो जाएगी। ठीक, तो इट मींस इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जो होगा वो नेगेटिव होगा, और इन प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एस विल बी दी पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। इसी का मतलब होता है ना डेल्टा एस, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, so these are the some factors which you have to look for during looking for the entropy change। जब आपने ये, हालांकि आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे, ओके, या जो प्रोसेस आएंगे उनमें आपको बस डेल्टा एस का ज्यादातर टाइम आपको साइन ही देखना होगा कि इसके लिए डेल्टा एस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो वो प्रिडिक्ट आपको करना आ जाना चाहिए इन एग्जांपल से। ओके, आगे हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना ड्यूरिंग मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बनना ड्यूरिंग वेपराइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अब तो पता लग ही गया होगा कि सॉलिड से लिक्विड जाने पे क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, बट उसको मेजर कैसे करेंगे। इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एंट्रोपी चेंज है उसको कैलकुलेट करते कैसे करते हैं, उनको मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूलाज और डेफिनेशन हमने बनाई है, उसको देखें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है कि पिघालना किसी चीज को। ओके, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वन मोल ऑफ अ सॉलिड, अमाउंट को स्पेसिफाई करना है सब्सटेंस की, जब एक मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म एट द मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट पे एक मोल ऑफ सॉलिड को एक मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना एंट्रोपी चेंज आएगा, या करते हुए जितना एंट्रोपी चेंज आएगा, तो स्टूडेंट्स वॉइस लैग की वजह से थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई। ओके, उल्टा बोल गया मैं, ठीक है, कनेक्शन में प्रॉब्लम की वजह से वॉइस लैग हो गया, तो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस होल यूनिट। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, जैसे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना, ठीक है,
लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस स्टेट में जाना या गैस से लिक्विड स्टेट में आना, दैट इज कॉल्ड एज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप समझते ही हो, जैसे फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाना। ओके, उस टाइम कितना एंट्रोपी चेंज आएगा, उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज द चेंज इन एंट्रोपी when 1 mole of a solid substance changes into liquid form at a melting temperature। मेल्टिंग पॉइंट पे, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे किसी सॉलिड के 1 मोल को गैस में सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड में कन्वर्ट करते टाइम जो एंट्रोपी चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू, कैसे मेजर कैलकुलेट करते हैं इसको, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को, दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज entropy of enthalpy of fusion divided by the Tm। what is Tm here? melting point of the solid, जिस पे आपने इतनी एंथैल्पी को सप्लाई किया उस सॉलिड में, एंथैल्पी मतलब हीट, आपने क्या किया, डेल्टा एच अमाउंट ऑफ एंथैल्पी सप्लाई की एट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर टू दैट सॉलिड, और उसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। ओके, तो इस टाइम कितनी एंट्रोपी चेंज आएगा, उसको कैसे मेजर करेंगे, कितना आपने एंथैल्पी में चेंज किया था फ्यूजन करवाने के लिए, डिवाइडेड बाय द टीएम मेल्टिंग पॉइंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट होता है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, जब आपने 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है एट बॉइलिंग पॉइंट, उस टाइम कितना एंट्रोपी चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। Entropy of vaporization is the entropy change when 1 mole of a liquid changes into vapor at its boiling point। इसको मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ये हो गया आपका नया फॉर्मूला, दैट इज, ये रहा आपका फॉर्मूला, दैट इज enthalpy of vaporization divided by TB। what is TB? boiling point in the degree Kelvin। okay, and third is entropy of sublimation। sublimation क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। okay, entropy of sublimation is the entropy change when 1 mole of a solid changes into vapor at a particular temperature। यहाँ पे particular temperature क्यों बोला, जब हमने entropy of fusion बोला तब हमने melting point पे change करने की बात करी। ओके, जब हमने entropy of vaporization बोला तब हमने boiling point को temperature माना है जिस पे आप change करवा रहे हो। यहाँ पे sublimation के लिए हमने particular temperature क्यों बोल दिया, क्योंकि sublimation के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर होता ही नहीं है। ओके, क्लियर, हर टेम्परेचर पे सब्लिमेशन हो सकती है। सब्लिमेशन बेसिकली प्रेशर की कंडीशनों पे ज्यादा डिपेंड करती है एज कंपैरिजन टू टेम्परेचर। ओके, इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर बोल दिया। entropy of sublimation is the entropy change when 1 mole of a solid changes into vapor at a particular temperature। and entropy of sublimation क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला है उसके लिए, दैट इज डेल्टा एच फॉर सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। डेल्टा एच फॉर सब्लिमेशन का मतलब क्या है, एंथैल्पी फॉर सब्लिमेशन, कितना आप हीट चेंज करवा रहे हो सब्लिमेशन करवाने के लिए, या कितनी हीट सप्लाई कर रहे हो सब्लिमेशन करवाने के लिए, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये सब कुछ कर रहे हो। ओके, so this is how you calculate entropy of fusion, entropy of vaporization and entropy of sublimation। Okay, now we will solve some problems based on this entropy concept। Problem number 1, predict in which of the following entropy increase or decrease। आपने ये प्रेडिक्ट करना है, वैल्यू नहीं निकालनी कि कितनी इंक्रीज हुई कितनी डिक्रीज हुई, बस ये प्रेडिक्ट करना है कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। A liquid crystallizes into solid। लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज। लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होगी, जैसे ही लिक्विड मान लो वाटर और सॉलिड मान लो आइस, तो क्या होगा, एंट्रोपी कम होगी ना, रैंडमनेस कम हो रही है, तो इसमें क्या होगा, एंट्रोपी विल, डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। सेकंड, temperature of a crystalline solid is raised to 0 Kelvin to 115 Kelvin।
ऑब्वियस है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे, जैसे सॉलिड है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, उनकी मूवमेंट फास्ट फास्ट हो जाएगी। प्रोटॉन वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे फास्ट फास्ट, इलेक्ट्रॉन भी फास्ट फास्ट वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, तो रैंडमनेस इज गोइंग टू इंक्रीज। इट मींस डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is decomposes to give sodium carbonate, carbon dioxide and water। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, और ये टूट के कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 1 + 1 + 1 3। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, 2 से 3 बन रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल जब इंक्रीज होते हैं तो डेल्टा एस का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन के लिए भी डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस का एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल टूट के दो हाइड्रोजन एटम बन रहा है गैसेस स्टेट में ही, तो इसमें भी डेल्टा एस पॉजिटिव ही होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ओके ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें भी प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपने डेल्टा एस का साइन बताना है कि वो पॉजिटिव आएगा मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगी, कि डेल्टा एस नेगेटिव आएगा मतलब एंट्रोपी डिक्रीज होगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे थी हाइड्रोजन। आपने उसको हाइड्रोजन को रखा हाइड्रोजन ही, बट आपने टेम्परेचर वही रखा बट प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, जैसे मान लो ये पिस्टन है और ये इसके अंदर गैस है, अगर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉयल लॉ में। ओके, गैसेस स्टेट चैप्टर में। तो इट मींस वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, गैसेस का अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो रैंडमनेस कम हो जाएगी, उनको रैंडमली मूव करना नहीं मिलेगा। ओके, वो अपनी मर्जी से इधर उधर धक्के नहीं खा सकेंगे जितना बढ़िया तरीके से वो इसमें खा रहे थे धक्के। ओके, तो इट मींस प्रेशर बढ़ाने पे एंट्रोपी कम होती है, तो इसके लिए डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एट 298 सॉरी वाटर एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, होगा गैसेस स्टेट में। ओके, और उसको भेज दिया आपने 330 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, चाहे गैसेस स्टेट में हो चाहे लिक्विड में हो, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, बस इसमें ये देखो कि चेंज क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एंट्रोपी विल इंक्रीज, तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, तो साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट इज अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड ऑन हीटिंग गिविंग नाइट्रोजन वाटर एंड ऑक्सीजन। दो पार्टिकल थे, दो से कितने पार्टिकल बन गए, 2 + 4 + 1, 7 पार्टिकल बन गए, 2 का 7, जैसे हिंदी फिल्मों में बोलते हैं ना 1 का 2 1 का 2, ये 2 का 7 हो गया। ओके, तो 2 से 7 पार्टिकल बने, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो रैंडमनेस विल ऑल्सो इंक्रीज, तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव, इन केस ऑफ दिस डेल्टा एस इज पॉजिटिव। फोर्थ, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो आपने दूध में चीनी घोलनी शुरू करी, घोलते जा रहे हो घोलते जा रहे हो घोलते जा रहे हो, अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज भी आती है दूध में फर्दर चीनी घोलनी बंद हो जाती है। जितनी भी चीनी घोलते हो वो क्या होता है, वो जितनी घुली होती है उससे उतनी ही वापस आ जाती है नीचे, क्रिस्टलाइज, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज आउट होना। और वो स्टेट जिसमें फर्दर चीनी घुलनी बंद हो जाती है दूध में, दैट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड स्टेट। ओके, तो अगर आपका कोई सोल्यूशन है, उसमें से जो घुला हुआ पार्टिकल है वो दोबारा से क्रिस्टलाइज आउट हो रहा है, मतलब पहले वो लिक्विड स्टेट में चला गया, अब वो लिक्विड से दोबारा सॉलिड स्टेट में आ रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आने को क्या बोलेंगे हम, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आना, लिक्विड की एंट्रोपी हाई होती है एज कंपैरिजन टू सॉलिड ना, सो इट मींस एंट्रोपी इज गोइंग टू डिक्रीज, तो इसके लिए डेल्टा एस का साइन क्या है, नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, लास्ट, 2SO2 + O2, टोटल कितने पार्टिकल हैं, 3, 2 + 1 इज गिविंग 2SO3, 3 से 2 हो रहे हैं, 3 का 2 3 का 2 कम हो रहे हैं, इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल कम होना का मतलब क्या होता है, डेल्टा एस विल बी नेगेटिव, तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की साइन क्या आएगी, नेगेटिव। ओके, so these was the theoretical problems
according to theory which we have to discuss. Okay, now we will discuss numericals, जिनमें वो वाले फॉर्मूला लगेगा. डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या था? Q रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर. और अगर आप कोई फेज ट्रांजिशन करवा रहे हो तो उस टाइम क्या होता है, Q की वैल्यू आ जाती है. जैसे Q की वैल्यू ड्यूरिंग मेल्टिंग इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. उस टाइम Q को Q नहीं बोलना उसको, उस टाइम उसको आप एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हो. एंड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जिसपे वो हो रहा है, उस टाइम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर से डिवाइड करोगे, यू विल गेट एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन. ओके, जो हमने ये वाले पढ़े हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एंट्रोपी की डेफिनेशन पड़ी है. न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, calculate the entropy change involved in conversion of 1 mole of solid ice at 273 Kelvin to liquid water at temperature at the same temperature. मतलब 273 Kelvin पे ही. और 273 Kelvin होता क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट पे बात हो रही है. 1 मोल ऑफ आइस को 1 मोल ऑफ वाटर में कन्वर्ट करने की बात हो रही है एट मेल्टिंग पॉइंट. तो इट मींस ये किसकी बात कर रहे हैं, एंट्रोपी चेंज कौन सा पूछ रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन पूछ रहे हैं. एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन. ओके, एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन विल बी इक्वल टू, ये इन्होंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, इसका मतलब वही है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द फ्यूजन ही है ये, डेल्टा एच एफ ही है ये. ओके, डेल्टा एच एफ की वैल्यू दे दी है. ओके, बोलने को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल दिया. लेटेंट हीट का मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ही है यहाँ पे. ओके, क्योंकि थोड़ी सी हीट जाएगी जैसे ही इस टेम्परेचर पे, वो क्या होगा, वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी सारी की सारी आइस लिक्विड में. लेटेंट हीट का मतलब हुआ कि इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो, सॉरी बिना टेम्परेचर बढ़ाए उसकी स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, तो उसी की बात हो रही है डेल्टा एच एफ की. ओके, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज दिस, जूल पर मोल, एंड टेम्परेचर एट विच द फ्यूजन इज अकरिंग इज 273 केल्विन. बस वैल्यू पुट कर दो, ये वाली यहाँ पे पुट कर दी, ये वाली यहाँ पे पुट कर दी. डेल्टा एस की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी बन गई, 22.1 जूल पर केल्विन पर मोल. सेकेंड प्रॉब्लम, फर्स्ट इज डन. सेकेंड, calculate the entropy change involved in conversion of 1 mole of liquid water at 373 Kelvin. 373 Kelvin मतलब 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे बात हो रही है, जो भी हो रही है. 1 mole of a liquid water at 373 Kelvin to vapor at the same temperature. ओके, इसमें अब क्या हो गया, अब ना इन्होंने इनडायरेक्टली क्या हुआ, क्या इस किसकी बात करी है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रही है. ओके, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फिर दे दी है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज 2.257 किलो जूल पर ग्राम. पर ये पर ग्राम दी है, पर मोल में एंट्रोपी के यूनिट क्या होते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल. ओके, क्लियर. तो आपको सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन दिया है, इसको पर ग्राम से पर मोल के लिए लेके आना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर आपने चेंज करना हो लिक्विड से गैसेस स्टेट में, तो कितनी हीट लगती है, 2.257 किलो जूल. बट आपने पर मोल के लिए निकालना है. वाटर के 1 मोल में कितना मास होता है, 18 ग्राम. तो 18 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितनी हीट लगेगी, 1 के लिए इतनी लगती है, तो 18 के लिए कितनी लगेगी, 18 इंटू 2.257 किलो जूल. इसको कैलकुलेट करो, ये आएगा आपका 40.626 किलो जूल पर मोल. ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल, गिवन थी पर ग्राम के लिए. आपको पर मोल के लिए निकालना है, क्योंकि एंट्रोपी के यूनिट में पर मोल होता है ना. हालांकि एंट्रोपी भी अगर आप जूल पर केल्विन पर ग्राम में निकाल दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है. बट इसका फिर याद रखना, फिर यहाँ पे पर ग्राम की फॉर्म में निकलेगी. बट वैसे एंट्रोपी निकालते टाइम अगर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन निकालनी हो तो उसमें पर मोल के अकॉर्डिंग निकालनी होती है हमें.
ठीक है, तो यहाँ पे पर मोल, इसलिए हमें डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन भी पर मोल वाला चाहिए था, तो उसको हमने पर मोल के अकॉर्डिंग कर लिया कन्वर्ट, वो इतना आ गया। ओके, बस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन आ गया पर मोल में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमें पता ही है, एंथैल्पी ऑफ, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है ये वाला, वो अप्लाई किया। ऊपर क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, नीचे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, आपने वैल्यू पुट करी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू गॉट दिस, एंड दिस इज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, सो दैट्स इट विद टुडे। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल हमने डिस्कस करना है स्पॉन्टिनिटी। जैसे आज ये हमने पूरा क्यों पढ़ा एंट्रोपी, स्पॉन्टिनिटी एक्सप्लेन करने के लिए। कल हमने करना है कि हम देखेंगे कि कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस निकलते हैं, उसके लिए कुछ एक कंडीशंस हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे हम। ओके, चलो जी, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।